तुमसे कुछ होगा कहाँ बेटा? तुम नचनिया हो, नाचने आए हो धरती पे। थोड़ा इधर नाच लिए, थोड़ा इधर नाच लिए। कौन बोला तुमको किस्मत खराब है? फोन आया था तुमको भगवान का कि बेटा तुमको धरती भेज रहे हैं, तुम्हारी किस्मत जो है खराब है। हमारा पैसा कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता। कहाँ चला जा रहा है हमारा पैसा पता ही नहीं चलता। पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। पैसा खर्च करते रहोगे कुछ ना कुछ चीजों को खरीदने में, तो आपके पास सिर्फ चीजें ही बचेंगे, पैसा नहीं बचेगा। अमीर बनना तय है। हाँ जी भैया, तय है, तय है। आज के सेशन में जो हम बातें करने वाले हैं, अगर इसको अपनी जिंदगी में उतार लिए तो अमीर बनना तय है। देखो एक वाक्य शेयर करता हूं मिर्जापुर वेब सीरीज का, देखा होगा ना, बड़ी मजेदार वेब सीरीज थी। उस वेब सीरीज में एक वाक्य है, मुन्ना भैया किसी का मर्डर करके आते हैं और घबराए हुए रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो कालीन भैया जो उनके बाबूजी ये समझाते हैं, काहे घबरा रहे हो मुन्ना, राजा के गुनाहों की सजा राजा को थोड़ी मिलती है। राजा तो राज करने के लिए होता है और सैनिक होते हैं सजा भुगतने के लिए। तब बताते हैं मतलब बतलाते हैं, तुम्हारा दोस्त ललित, उसको जाना होगा दुनिया छोड़ के और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ललित की फिर जान ले ली जाती है और राजा भैया, उस मुन्ना भैया को फिर कुछ नहीं होता। मोरल समझो सर, समझो ध्यान से। समाज के ताकतवर लोगों पर जब आंच आती है ना, तो बलि देने के लिए किसी न किसी आसपास के कमजोर को चुना जाता है और उनकी बलि दी जाती है। ताकतवर लोगों को कभी कुछ नहीं होता। और ताकत का सीधा डेफिनेशन आज है पैसे से। जिसके पास पैसा है वो ताकतवर है, जिसके पास पैसा नहीं वो कमजोर है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आज न कल बलि दे दी जाएगी आपकी भी, आपके किसी आस पास के ताकतवर लोगों को बचाने के लिए। तो इसलिए पैसा कमाओ। पैसा नहीं है गुनाह है सर, आज के टाइम में पैसा ना होना गुनाह है। पैसा ना होना बेसिकली एक भ्रम भी है, भ्रम की वजह से है लोगों में। लोग इच्छा रखते हैं करोड़पति बनना, करोड़पति बनना, करोड़पति बनना है, लेकिन वो आदमी कभी करोड़पति नहीं बन सकता। कुछ साइकोलॉजीज है, समझाता हूं भी। आदमी कहता है मुझे करोड़पति बनना है, क्यों? क्योंकि उसको करोड़ों खर्च करने हैं। एक बात बताओ, करोड़पति बनने के बाद जब तुम करोड़ों खर्च कर ही दोगे तो करोड़पति रहोगे? नहीं रहोगे ना, खत्म हो गया ना तुम्हारा सारा करोड़। तो करोड़पति रहे नहीं, रोडपति बन गए। देखो आप अगर उनमें से हो जो पैसा इसलिए कमाना चाहते हो कि आप पैसा खर्च करके दूसरों को दिखाना चाहते हो कि आपके पास कितना पैसा है, तो पैसा खत्म करने का तो ये सबसे तेज तरीका है। तो पैसा खत्म करके बैठ जाओ घर में। फिर रिहाना सिंगर जानते हो ना, हॉलीवुड की, उसने एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर केस कर दिया कि इसके सलाह की वजह से मैं गरीब हो गई, मेरा सारा पैसा खत्म हो गया इसके सलाह की वजह से। तो फाइनेंशियल एडवाइजर ने कोर्ट में जज को कहा कि एक बात बताओ जज साहब, क्या मुझे ये किसी को बताने की जरूरत है कि आप जब तक पैसा खर्च करते रहोगे कुछ ना कुछ चीजों को खरीदने में, तो आपके पास सिर्फ चीजें ही बचेंगे, पैसा नहीं बचेगा। चीजें ही बचने वाली हैं। सोचने वाली बात यह है कि मुझे तो लगता है आज के समय में सच में लोगों को बताने की जरूरत है कि हाँ भैया, ज्यादा अगर चीजों में पैसा खर्चा करोगे तो चीजें ही बचेंगी। बताने की जरूरत है। आज के समय में पैसा कमाने की इच्छा ही लोगों की इसलिए है कि किसी को देखा मर्सिडीज और रेंज रोवर BMW, हमको भी अमीर बनना है, काहे कि वही वाला BMW खरीदना है। अरे तुमको क्या पता उसने BMW खरीद करके कितना EMI देख करके परेशान है। किसी का लग्जरी बंगलो देख लिया, बंगलो क्या बंगलो है, हमको भी करोड़पति बनना है ताकि हम ऐसा बंगला खरीदें। अरे तुमको पता ही नहीं है कि लोन में दबा हुआ है, उसका बंगला जब्त हो जाएगा किसी दिन, EMI में परेशान है। वो दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है तुमको इंस्टाग्राम पर। अमीर बनना ही आदमी को आज इसलिए है हमको कुछ खरीदना है, पैसा कमाना ही इसलिए है कि पैसा हमको उड़ा देना है। ये करोड़पति बनोगे तुम, फिर तो तुम करोड़पति बनोगे और तुरंत रोडपति बन जाओगे। फिर वो सतीश, वो क्या नाम था जो 5 करोड़ जीता था केबीसी में, सतीश जो भी नाम था, वो भी बनाना करोड़पति। करोड़पति बनते ही रोडपति खत्म, सारा पैसा खत्म। सर दुनिया में ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो करोड़पति बने, जो एक समय पर चरम पर गए, सफलता मिली लेकिन वो खेल खत्म। सर एक्सीडेंटल सक्सेस कभी नहीं टिकती। लोग कहते हैं ना एक बार हम सक्सेसफुल हो जाए, एक बार हम कामयाब हो जाए, फिर तो आग लगा देंगे। अरे तुम ही में आग लग जाएगा। तुम क्या आग लगाओगे? घंटा। देखो होता क्या है, जिसने मेहनत करके कामयाबी हासिल करी है ना, जिसने मेहनत करके पैसा संपत्ति बनाई है ना, उसका पैसा चला भी गया, उसकी कामयाबी चली भी गई ना, वो मेहनत करके दोबारा हासिल कर लेगा। क्योंकि उसको प्रोसेस पता है कि बनाते कैसे हैं, संपत्ति पैसा कामयाबी बनाते कैसे हैं। लेकिन जिसने तुक्के से हासिल करी, एक झटके में जिसको मिल गया, उसको प्रोसेस नहीं पता। वो जब गिरा, वो जब बर्बाद हुआ तो प्रोसेस पता ही नहीं हो, तो तुक्के से उठा, अब उठेगा इसे। कच्चा बादाम
प्रोसेस नहीं, तुक्के से आज गायब। रानो मंडल तुक्के से स्टार गायब। अनिल अंबानी की बात कर रहा हूं सर। दिक्कतें जब आई तो आज उठ ही नहीं पाया, बैंकरप्ट। उसके बाबूजी धीरू भाई अंबानी कितनी बार गिरा, उठा गिरा, उठा गिरा, उठा। खुद की मेहनत से था, प्रोसेस था ना, तो प्रोसेस पता है तो बार बार उठ जाएगा वो। अभी अडानी का किस्सा, लोगों ने कहा अडानी का खेल खत्म। अब नहीं, अडानी तो गया, खेल खत्म, दोबारा नहीं उठेगा। कुछ महीने लगे, बाउंस बैक कर गया, जितने पे शेयर था उससे ऊपर चला गया। क्यों? प्रोसेस पता है ना उसको, 0 से लेके 100 तक जाते हैं। सर खेल प्रोसेस का है। जिसको तुक्के में पैसा मिला, जो तुक्के में करोड़पति बना, जो तुक्के में कामयाब हुआ, वो तुक्के में उसका खेल भी खत्म हो जाएगा। हर चीज का एक प्राइस टैग होता है सर। अभी 2 दिन पहले मैं मॉल में गया था, तो एक शर्ट पसंद आया मेरे को। मैं लेके गया बिलिंग काउंटर पे। मैंने उसको बोला भाई बिल कर दे। कहता है सर बिल नहीं होगा। मैंने कहा यार पैसा है, पैसा देंगे तुमको, काहे नहीं बिल करोगे भाई? तो कहता है सर इसका प्राइस टैग फट गया है। तो प्राइस टैग है नहीं तो आपको शर्ट कैसे देते हैं? शर्ट मिला नहीं मुझे। यहां पर मेरे दिमाग की घंटी बजी। प्राइस टैग, ओ मतलब हर चीज का प्राइस पे करना होता है। दुनिया में जिस चीज का प्राइस पे नहीं करोगे वो आपको नहीं मिलेगा। कामयाबी की भी प्राइस होती है सर। हर कामयाबी, हर सफलता का प्राइस है। आप नहीं पे करोगे नहीं मिलेगा। दुनिया भर के लोग झूलते रहते हैं, हमको मिल के ना, हमको कुछ हुआ नहीं रहा, हम कामयाब नहीं हो रहे, बहुत दिन से लगे हुए हैं। सर उस चीज के लिए, उस चीज में कामयाब होने के लिए जो प्राइस चाहिए, जो चीज, जो डिमांड है उस चीज की, आप वो पूरी नहीं कर रहे तो कहां से मिलेगा आपको? और कई बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिसका प्राइस हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाता है, लेकिन हमारे को पता नहीं चलता इतना प्राइस पे कर दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल, एक 15 लाख रुपए की गाड़ी आप ले आओ, 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके 10 लाख रुपए का आपने लोन करा लिया है, 20,000 रुपए की EMI जा रही है उसकी 5 साल तक। पड़ोसी पूछेगा कितने की गाड़ी लाए? आप कहोगे 15 लाख की। मैं कहूंगा बेवकूफ, 15 लाख की इतनी गाड़ी? 5 साल बाद वो 18 लाख की हो जाएगी। 8.5% इंटरेस्ट भी तो जा रहा है उस पर। और 5 साल बाद जब बेचने को जाएगा तो 5 लाख की बिकेगी वो। 10-12 लाख का तो नुकसान इधर। और सिर्फ इतना ही नहीं है उस कीमत उस गाड़ी की। सर गाड़ी लेने के बाद जब आपकी पत्नी कहती है, आपके बच्चे कहते हैं कि पापा चलो जरा नैनीताल घुमा दो, तो आप कहते हो बेटा भी पैसे नहीं है, अभी तो गाड़ी लेके आया ना, 20,000 किस्त जाता है उसका। जब माँ बाबूजी कहते हैं कि जरा वैष्णो देवी घुमा दे बेटा, तो आप कहते हो अभी 2-3 महीने रुक जाओ माँ बाबूजी, अभी तो गाड़ी लेके आया ना, पैसा थोड़ा कम पड़ रहा है, डाउन पेमेंट भी किया ना 5 लाख रुपए। सर वो भी इस कीमत है उसकी। यानी कि घर परिवार को, खुशियों को कुर्बान करना भी उसी गाड़ी में है। पता चला कितनी महंगी पड़ी तुमको गाड़ी हो। गाड़ी में तुम घूमोगे ना भैया रोज, तुम्हारे परिवार में थोड़ी घूम रहे हैं। उनको तो सफर करना पड़ गया ना तुम्हारे गाड़ी की वजह से, क्योंकि तुमने पैसा गाड़ी में लगा दिया। हिडन प्राइस हम कई बार ज्यादा पे कर देते हैं चीजों की, हमें एहसास भी नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल शेयर करता हूं। एक मेरे 2 दोस्त हैं, एक का नाम है राज, एक का नाम अमित। 2018 का किस्सा है। 2018 में राज ने टाटा नेक्सॉन खरीद के लाया 10 लाख रुपए की, और अमित ने देखा तो कहा कि ये 10 लाख रुपए का टाटा नेक्सॉन खरीद के लाया, इससे अच्छा 10 लाख रुपए तुम इन्वेस्ट कर देते टाटा मोटर्स के शेयर में। तो राज ने मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। तो अमित ने सोचा इसको मैं सलाह दे रहा हूं इन्वेस्ट करने का, मैं ही कर देता हूं। उसने अपना 10 लाख रुपए टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर दिया, और उसके इन्वेस्ट करने के बाद दिन ब दिन टाटा मोटर्स की प्राइस गिरने लग गई। 1 साल बाद, यानी कि 2018 से 2019, 1 साल बाद उसका 10 लाख रुपए सिर्फ 7 लाख रुपए रह गया, 3 लाख रुपए लॉस में। उसने सारे शेयर्स बेचे, अपने 7 लाख रुपए निकाले, 3 लाख रुपए लॉस में। और साथ ही कसम खा लिया आज के बाद शेयर मार्केट में जाऊंगा नहीं। और दुनिया भर के लोगों को बताना यह भी शुरू कर दिया कि शेयर मार्केट ने मेरा 3 लाख रुपए बर्बाद कर दिया, शेयर मार्केट घटिया चीज है, जुआ, ये है प्लांट का ना। और उसने देखा कि उसके पैसे निकालने के बाद, उस टाइम 300 रुपए का शेयर था 2018 में, उसके लेने के बाद वो लगातार घटता ही चला गया, घटते 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 2020 में 75 रुपए का शेयर रह गया। तो उसने, और कंफर्म हो गया ना, वो शेयर मार्केट तो बर्बाद ही करता है, और लोगों को एविडेंस देने लग गया, देख भाई देख 300 का शेयर था 75 का हो गया। और उसके बाद शेयर मार्केट की चैप्टर उसने पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया कि शेयर मार्केट तो जुआ है, बर्बाद करता है बस। अभी जून 2023 की बात है, ये अमित और राज दोबारा मिले। तो राज की गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर लगी हुई थी, लाल कलर की नेक्सॉन।
तो अमित उसकी तरफ इशारा करके कहता है ये वही नेक्सॉन है टाटा मोटर्स की, इसने मुझे बर्बाद किया। अरे तूने भी तो टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया था, तेरा भी कुछ हुआ क्या, बर्बाद हुआ तू? तो राज कहता है क्या मुस्कुरा करके, मैं 2009 से टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं और 2009 में 25 रुपए इसके शेयर की कीमत हुआ करती थी और आज के समय में 624 रुपए टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत है। कहां 25, आज 624 रुपए। उसने बताया कि 2018 में जो ये गाड़ी खरीद के लाया हूं ना मैं, टाटा मोटर्स के शेयर से हुआ प्रॉफिट के वजह से ही खरीद के लाया हूं मैं। सर समझना ये है कि आदमी ना ये उतार चढ़ाव झेल नहीं पाता। जब चढ़ाव आता है तो बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही ढलाव आता है, नीचे जाता है, वो ऑल बॉल हो जाता है। परसेप्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। दरअसल जैसा हमने बताया कि जब गिरता है तो आदमी को बर्दाश्त नहीं होता, जब उठता है तो आदमी बड़ा खुश होता है। देखो जब आप जिम जाते हो ना और जिम में एक्सरसाइज कराने के बाद ट्रेनर आपको कहता है कि 2 दिन तक ये दर्द तुम्हारा रहेगा, घबराना मत, तो आप टेंशन फ्री रहते हो। 2 दिन दर्द आप झेल भी लेते हो, तीसरे दिन जिम करने आ भी जाते हो। जब आपको फीवर आता है, फीवर में बॉडी पूरा गर्म हो जाता है, कमजोरी आती है, बेड पे लेटे रहते हो, तो डॉक्टर कहता है दवाई खा ले, 3 दिन तक ये दिक्कत रहेगी, घबराना मत। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट जो आप वीडियो और लग्जरी देख करके आए हो, अमीरी वॉरेन बफे और झुंझुनवाला को देख करके आए हो, किसी ने आपको ये तो बताया नहीं क्योंकि भैया इधर आए हो तो इधर एडवर्स सिचुएशन भी देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, डाउनफॉल भी तुम्हारा 10 लाख का 7 लाख बनेगा और उस वक्त टिके रहे तभी तुम खिलाड़ी बनोगे। ये तो किसी ने बताया नहीं। स्टॉक मार्केट तो ऊपर ही जाता है, ये सब सुना हमने, स्टॉक मार्केट से लोग अमीर बनते हैं तो सुना हमने, लेकिन ये गिरता भी। अच्छा करेक्शन वर्ड सुना है? स्टॉक मार्केट में जब शेयर प्राइस नीचे आता है ना उसको करेक्शन कहते हैं। करेक्शन क्यों कहते हैं? सर वो औकात पे आ रहा है जब नीचे जा रहा है। सर शेयर मार्केट में और आदमी की जिंदगी में एक चीज तो कॉमन है, जब तक इंसान और शेयर मार्केट गिरेगा नहीं वो मजबूत नहीं होगा, और जब तक मजबूत नहीं होगा वो और तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। तो मजबूती तो तभी है जब आप गिरोगे, औकात तो डेवलप तभी होती है जब आप गिरते हो। ऐसे शेयर प्राइस जब गिरता है तभी अपनी औकात का पता चलता है उसका। उस वक्त जो टिका रह गया वो खिलाड़ी है। परसेप्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट, लोगों का परसेप्शन ऐसे ही तो बनता है। किसी ने बोला स्टॉक मार्केट बेकार है, अच्छा उसका जो 3 लाख रुपए लॉस हुआ था ना उस टाइम पे अमित का, अब पता नहीं कितने लोगों को उसने बिलीफ बना दिया है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, बेकार है। अब इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट में कभी घुसेंगे नहीं उसकी वजह से। परसेप्शन। पता चले लखनऊ वाले चाचा का लड़का बैंक पीओ है और उसने बोल रखा अरे कहाँ सब में पड़े हुए, एफडी करो बहुत बढ़िया, हम देखो पीओ है, पढ़े लिखे, एफडी से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे सबका परसेप्शन बन जाएगा कि एफडी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। पता चले एक वो दूसरे चाचा का लड़का है, वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है, उसने बोला पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे उनका परसेप्शन बन जाएगा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट बढ़िया है। सर रियलिटी तो किसी को पता ही नहीं चली कि रियलिटी क्या है। सबका इन्वेस्टमेंट परसेप्शन बेस्ड है। अभी एक वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पर, अफवाह, देखना परसेप्शन कैसे क्रिएट करवाया जाता है लोगों का। अभी वो ज्योति मौर्य वाला केस, 2000 से ज्यादा महिलाओं को बुला लिया गया, उनके पतियों ने बुला लिया, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, ये इंपैक्ट हुआ है। रियलिटी किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम आप तो वही जानते हैं जो दिखाया गया ना, और दिखाया गया उसमें कितनी सच्चाई है क्या पता। ये जो गलत परसेप्शन डेवलप हो रहा है ना, आपको नहीं लगता कि इसका मेन कारण संगति है? हाँ संगति, चाहे किसी के भी, फूफा के लड़के की संगति, चाचा के लड़के की संगति, या अमित जैसे लोगों की संगति, किसी की भी संगति हो सकती है। गलत परसेप्शन बनाने में संगति तो खेला है। और ये संगति कितना इंपॉर्टेंट है जरा आपको बताता हूं। एक अर्थशास्त्री है भास्कर मजुमदार, उन्होंने कहा है कि 2 भाई के कद काठी में डिफरेंस हो सकता है लेकिन उनकी इनकम में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। क्यों कहा उन्होंने, ध्यान से समझिए। आपको मैं कहूं कि 2 भाई ढूंढ के दिखाओ, पूरे शहर में ढूंढ लो, जो इसमें से एक भाई एकदम बहुत गरीब हो, दूसरा भाई बहुत अमीर हो, और दोनों भाई साथ रहते हो, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, या होगा तो बहुत रेयर होगा। कारण क्या है? ये जो फाइनेंशियल एबिलिटी होती है ना, ये जो पैसे का ताकत होता है, ये स्कूल कॉलेज के एजुकेशन से नहीं आता। ऐसा होता तो उस स्कूल में पढ़ने वाले सारे अमीर होते या सारे गरीब होते। ये अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है, ये माता पिता के एजुकेशन, माता पिता ने किस तरीके से बच्चे को डेवलप किया है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा अमीर बनेगा या गरीब।
यही देखो ना, अमीरों के बच्चे अमीर ही होते हैं, गरीबों के बच्चे गरीब ही होते हैं। नहीं, यही तो देखते हैं हम सोसाइटी में। खेल संगति का है सर। दुर्योधन जिस वंश में पैदा हुआ था ना, उस वंश से ऊपर जाकर के देखो, सारे के सारे योद्धा थे, सारे के सारे वो लोग थे जो समाज के हित के लिए काम करते थे। दुर्योधन इतना हरामी कैसे पैदा हो गया? कभी सोचा ये? सर दुर्योधन बचपन से हरामखोर नहीं था, उसका नाम सुयोधन था। वो बदमाश बनाया गया संगति की वजह से, शकुनी की संगति की वजह से। क्यों? क्योंकि शकुनी का इंटेंशन था हस्तिनापुर को मुझे बर्बाद करना है, तो दुर्योधन को उसने मोहरा बनाया, दुर्योधन के बुद्धि को उसने घुमा दिया पूरा। और संगति का एक और एग्जांपल देता हूं आपको। सर कहते हैं कि अगर दुश्मन समझदार हो ना, होशियार हो ना, तो दुश्मन से भी सीखने को मिलता है, लेकिन दोस्त अगर बेवकूफ हो तो भैया दोस्त ही बेड़ा गर्क करवा देता है। दुर्योधन बड़ा खुशकिस्मत था कि उसके दोस्त में कर्ण आया। कर्ण कौन था मालूम? कर्ण का परिचय आप शायद जानते नहीं है ढंग से। हाँ मानता हूं देखा होगा सीरियल वीरियल, लेकिन ढंग से परिचय बताता हूं। कर्ण कौन था? सर कर्ण वो था, जब द्रोणाचार्य की शिक्षा पूरी हुई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि तुम अब इस लायक हो चुके हो कि पूरी धरती पर अगर तुमको कोई हरा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ महादेव हरा सकते हैं, और पूरी धरती पर किसी की औकात नहीं है तुमको हरा दे। वो था कर्ण। महाभारत युद्ध जब हो रहा था, जिस रथ पर अर्जुन बैठा था उस रथ के सारथी श्री कृष्ण, और उसी रथ पर अदृश्य रूप से हनुमान जी, बजरंगबली। ध्यान से समझिए, कृष्ण और हनुमान जी कौन हैं? श्री कृष्ण है विष्णु के अवतार, और हनुमान जी हैं भगवान शिव के अवतार। यानी कि सृष्टि के दो सबसे पावरफुल। इनसे पावरफुल कौन? दुनिया में सृष्टि में जितनी चीजें हुई हैं, ब्रह्मा जी को छोड़ के इन्हीं दोनों चीजों ने किया है, या तो विष्णु जी या शिव जी। अच्छा, ये दोनों ही के रूप एक रथ पर सवार हैं, और उस रथ पर कोई इंसान जब बाण चलाता है और उससे वो रथ दो कदम पीछे चला जाए, सोच के देखो वो इंसान कितना ताकतवर है। सृष्टि के दो सबसे पावरफुल भगवान जिस रथ पर हैं, उस रथ को दो कदम पीछे भेज देने वाला कितना ताकतवर होगा। सर एक अर्जुन क्या, 1,00,000 अर्जुन मिलकर के भी एक साथ लड़ते ना, तो कर्ण को नहीं हरा सकते। वो था कर्ण। लेकिन एक मामूली से अर्जुन के बाण से मारा गया। संगति का असर, दुर्योधन की संगति का असर। मुझे नहीं लगता कि बुरी संगति से बर्बादी का इससे बेहतर एग्जाम्पल कुछ हो सकता है। अमीर बनना है ना, पैसा कमाना है ना, और संगत हो चिल्लड़ के, चोरों के, लफंगों के। कहां से अमीर बनोगे भाई? नहीं बन सकते ना, नहीं बन सकते। छोड़ दो। लीनियर थॉट और कंपाउंडिंग थॉट को समझो। आदमी लीनियर थॉट के पैटर्न पर सोचता है। क्या होता है? सिगरेट पीने वाला आदमी होता ना, करने वाला, पहली बार, अच्छा कोई अपनी मर्जी से तो नशेड़ी बनता नहीं सिगरेट का, या दारूबाज का, या ड्रग्स का, अपनी मर्जी से नहीं बनता। कोई ना कोई दोस्त के भेष में वो जो रावण आता है, अरे ले ना, कौन देख रहा है, ले एक बार ले, लिया, 2 दिन बाद फिर मिला, अरे लेना, अरे नहीं यार परसों कर लिया था, ठीक नहीं लेना, नहीं, अरे इतने में थोड़ी कुछ होता है, ले। 2 दिन बाद फिर मिले, अरे लेना, अरे इतने में कुछ होता है। ऐसे इतने में कुछ होता है करते किस दिन वो कंपाउंडिंग रिजल्ट आदत में शामिल हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। और अब कहता है सिगरेट तो छोड़ता ही नहीं है मेरे से, आदत हो गई है। दिन भर में जब तक 5-6 सुट्टा ना मारे, आज भूख नहीं लगती, प्रेशर नहीं बढ़ता, काम नहीं होता, फोकस नहीं होता। सो दुनिया में कोई भी चीज अगर आप लगातार कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको कंपाउंडिंग वे में मिलेगा। लेकिन आदमी सोचता लीनियर वे में है। वॉरेन बफे की संपत्ति 84 बिलियन टोटल। एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, अच्छी बुक है। उस बुक के अकॉर्डिंग वॉरेन बफे की संपत्ति 84 बिलियन US डॉलर, और उसमें से 81 बिलियन डॉलर वॉरेन बफे के 65 साल के होने के बाद उनका बना। मतलब 65 साल से पहले उनके पास सिर्फ 4 बिलियन था। अच्छा 4 बिलियन ऐसे बोल रहे, ऐसे नहीं, 4 रुपये था, 4 बिलियन था, वो भी US डॉलर बहुत होते हैं भैया।
लेकिन बात यह है कि 90% से ज्यादा प्रॉपर्टी, 90% से एसेट से ज्यादा पैसा उनका तो 65 साल होने के बाद बना। तो फिर ये कैसा इन्वेस्टमेंट? समझाता हूं सर। एक अच्छा इन्वेस्टर और एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर में मालूम है फर्क क्या होता है? एक अच्छा इन्वेस्टर टेक्निकल चीजों का मास्टर होता है, लेकिन एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर टेक्निकल चीजों के साथ साथ लंबे समय तक धैर्य रखने में मास्टर होता है। समझाऊं? साइमंस, क्या नाम था उसका? जिम साइमंस हर साल 66% एनुअल ग्रोथ लेता था अपने संपत्ति पर, वो 66% और वॉरेन बफे सिर्फ 22% एनुअल ग्रोथ। सर फिर भी उन जिम साइमंस की टोटल संपत्ति 21 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि 70% से ज्यादा कम है वॉरेन बफे से। फिर से समझाता हूं सर, वॉरेन बफे 22% के रेट से ग्रो करते हैं अपने आप को, ये जिम साइमन 66% एनुअल के रेट से ग्रो करता है, लेकिन फिर भी इसकी संपत्ति वॉरेन बफे से 70% कम है। कैसे? क्योंकि इसने, जिम साइमंस ने अपनी जिंदगी के 50 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। 50 साल के बाद इसने इन्वेस्टिंग शुरू करी। लेकिन वॉरेन बफे जब 10 साल के थे तब से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। यानी कि एक चीज समझ में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में आपकी एक्सपर्टीज, आपकी टेक्निकल चीजों पे एक्सपर्टीज से ज्यादा मैटर करता है टाइम, कितना लंबा समय उसमें दिया है वो मैटर करता है। इन्वेस्टिंग में, करोड़पति बनने में, पैसा बनाने में, कामयाब होने में, किसी भी इंडस्ट्री में सर मेहनत से ज्यादा धैर्य का काम होता है, मेहनत से ज्यादा लंबे समय का काम होता है। यह लंबा समय इतना ताकतवर होता है ना, आपकी बड़ी से बड़ी गलतियों को भी छुपा देता है और आपके छोटे छोटे पैसे को भी बहुत बड़ा बना देता है। आपके छोटे छोटे एफर्ट कामयाबी के रास्ते में जब लगातार डल रहे होते हैं तो एक दिन इतना बड़ा ब्लास्ट होकर रिजल्ट निकलता है, आपको ताज्जुब, अरे मैंने किया इतना कैसे हो गया। रोनाल्ड रीड, इसका नाम गूगल करना, मिल जाएगा आपको। पूरी जिंदगी इसने चौकीदारी का काम किया, पूरी जिंदगी, और मरने से पहले इसका वेल्थ का पता चला तो न्यूज़पेपर में आ गया। मालूम कितना? 8 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब 55 करोड़ रुपए इसके पास, इसकी वेल्थ। चौकीदार, जिसने पूरी जिंदगी चौकीदारी करी और कुछ किया ही नहीं। कारण क्या? लंबा समय, लंबे समय तक इसने थोड़ी इन्वेस्टिंग करी। 55 करोड़। आप रोते रहते ना, हमारी तो इनकम कम है, हम तो 20 ही हजार कमाते हैं। क्या होगा, कहां से होगा? चौकीदार उतना ही तो कमाता होगा या आपसे भी कम कमाता होगा। 55 करोड़ परसेप्शन लेके बैठे हैं ना सब। नहीं कुछ, हम तो गरीब पैदा हुए, गरीब ही मरेंगे, हमारा कुछ हो नहीं सकता। हमारी किस्मत खराब है ना। कौन बोला तुमको किस्मत खराब है? फोन आया था तुमको भगवान का कि बेटा तुमको धरती भेज रहे हैं, तुम्हारी किस्मत जो है खराब है। ऐसा हुआ कि माँ बाबूजी जब पैदा किए, बेटा अब तुम पैदा आ गए हो, तुम्हारी किस्मत खराब है? ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी खुद आए थे, बेटा तुम्हारी किस्मत खराब? ऐसा बोले कोई? कौन बोला तुमको किस्मत खराब है भाई? हरामखोरों की निशानी है और कुछ नहीं। गरीब आदमी की सोच है कि जब मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक अमीर आदमी की सोच है कि अभी मेरे पास पैसा भले ही नहीं है, थोड़ा पैसा है, इसी को इन्वेस्ट कर करके बड़ा बना लूंगा। इतना ही फर्क है बस। वो जो अमीर सोच वाला आदमी है वो समय की वैल्यू जानता है। समय कितना, अरे समय भी तो कुछ करेगा, उसका भी तो रोल है कुछ। तुम बस कंसिस्टेंट रहो ना, लगातार रहो ना। समय देखो अपना काम कैसे करता है। धैर्य का खेल है सर, धैर्य। और धैर्य सीखना है, धैर्य की वैल्यू जानना चाहते हो तो भगवान राम को देखो। 14 साल का धैर्य। उससे पहले मामूली राजा थे वो, अयोध्या में रहने वाले, लेकिन जब 14 साल का धैर्य दिखाया, 14 साल तक जंगल में अलग अलग एक्टिविटीज करी, भगवान बन गए। फिर जब सीता का हरण हुआ तो 1 साल तक उन्होंने तैयारी करी, सेना वेना इकट्ठा करना, 1 साल तक, 1 साल का धैर्य दिखाया। आपकी लुगाई गई चली जाए 1 हफ्ते के लिए तो दूसरी ढूंढने लग जाओगे, दूसरी कर लेते हैं, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। 1 साल का धैर्य। 3 दिन तक समुद्र से हाथ जोड़ करके विनती करते रहे। आप 3 दिन तक हाथ जोड़ोगे किसी के आगे? भगवान कृष्ण 100 गाली तक सुनते रहे। शिशुपाल बेइज्जत करता रहा, लेकिन हाँ, धैर्य के साथ ताकत का रोल आता है।
अगर ताकत नहीं है तो धैर्य आपकी कमजोरी बन जाएगी, लोग आपका फिर मजाक उड़ाएंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे। धैर्य फिर बोलेंगे अरे धैर्य कमजोर है, इसके पास ऑप्शन क्या है। ये दोनों ताकतवर थे। राम जी ने 3 दिन जब विनती करी और नहीं सुना, समंदर ने निकाला, ब्रह्मास्त्र के समंदर सुखाइए देंगे प्रभु करते हुए आया समंदर। 100 गलती भले ही सुनने का धैर्य कृष्ण ने दिखाया, लेकिन उसके बाद गर्दन उड़ा दिया सुदर्शन से। 1 साल तक सेना बनाने का धैर्य जरूर दिखाया, लेकिन 1 साल बाद रावण का वंश विनाश कर दिया। सफल होना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बेहतर होना लक्ष्य होना चाहिए। बेहतर होते रहोगे तो ना फेल होने का डर रहेगा, ना घमंड आने का डर रहेगा। नेवर सी वॉट यू गेट, ऑलवेज सी वॉट यू बिकम। मतलब इस बेहतर होने की जर्नी में आप क्या बन जाते हो उस पर ध्यान लगाओ सर। देखो, दुनिया को ना हमेशा आपके लिए परिणाम चाहिए। दुनिया को जब तक आपके एफर्ट का परिणाम दिखेगा, दुनिया मानेगी कि आपने कुछ उखाड़ा है, नहीं तो फिर आप निकम्मे हो। लेकिन आपका नजर अगर परिणाम पर है, आप फ्रस्ट्रेट होगे, मिल नहीं रहा है हमको, हो नहीं रहा है कुछ। सर ये देखो कि आपका प्रयास लगातार है क्या, आपकी मेहनत लगातार है क्या। या इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग भले छोटा है लेकिन लगातार है क्या। सर अगर आपका प्रयास दमदार है, प्रयास लगातार है, बेहतर बनते चला जाओगे, और एक दिन बेहतर बनते चलेगा तो एक दिन सफल भी हो ही जाओगे। कौन रोकेगा फिर, क्योंकि सफलता रिजल्ट है छोटे छोटे प्रयासों का, है ना। छोटे छोटे लगातार प्रयास एक दिन सफलता का रूप ले लेते हैं। लेकिन वही छोटा छोटा प्रयास जब लगातार नहीं होता है तो सफलता के रूप में कभी आ नहीं पाता है। लेकिन आदमी का जब फोकस लगातार है कि सफल काहे नहीं हो रहे, सफल काहे नहीं हो रहे, सफल काहे नहीं हो रहे, तो उसका प्रयास से ध्यान हट जाता है। लगातार प्रयास से ध्यान हट जाएगा, फिर वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगा, लग रहा है कुछ होगा नहीं, छोड़ यार हटा, फिर दूसरा वाला काम पकड़ लेगा, फिर नचनिया बन जाता है। हमने ये भी किया कुछ नहीं हुआ, हमने ये भी किया कुछ नहीं हुआ, हमने वो भी किया कुछ नहीं। तुमसे कुछ होगा कहाँ बेटा, तुम नचनिया हो, नाचने आए हो धरती पे। थोड़ा इधर नाच लिए, थोड़ा इधर नाच लिए, थोड़ा इधर नाच लिए, नचनिया हो, नाचो। सचिन तेंदुलकर नहीं नाचा, पूरी जिंदगी क्रिकेट में झोंका। जाकिर हुसैन नहीं नाचा, पूरी जिंदगी तबले में झोंका। रोनाल्डो नहीं, पूरी जिंदगी फुटबॉल में झोंका। महान आदमी अपनी जिंदगी एक चीज में झोंकता है सर, नचनिया की तरह इधर उधर नहीं करता। वो अपने प्रयासों पर ध्यान रखता है तो एक दिन सफल तो हो ही जाएगा वो। मेरी बात से अग्री करते हो मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, ये अग्री। कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ अग्री अग्री अग्री, मेरी बात से अगर अग्री कर रहे हो तो। एक्सपेंस, एक लेसन है एक्सपेंस, ध्यान से समझिए। आज डेटा ये कहता है कि 80% इंडियन मंथ एंड से पहले ही अपनी सैलरी खत्म कर देते हैं। 80%। अच्छा, डेटा ये भी है कि 34% इंडियन एम्प्लॉइज 15 तारीख से अपनी सैलरी खत्म कर देते हैं। 15 तारीख से पहले उनकी सैलरी खत्म हो जाती है। कहां से बनोगे पैसा वाला? ज्यादातर लोगों के मुंह से सुनोगे हमारा पैसा कहां चला जाता पता ही नहीं चलता, कहां चला जा रहा है हमारा पैसा पता ही नहीं चलता, पता नहीं कहां चला जा रहा है। आजकल मालूम सिर्फ घर के लिए लोन नहीं मिलता, सिर्फ कार के लिए लोन नहीं मिलता, नए नए टाइप के लोन आ गए। ट्रैवल लोन, आदमी घूमने के लिए भी लोन ले रहा है। स्विट्जरलैंड जाना है, मलेशिया जाना है, उसके लिए लोन लेकर के जा रहा है। माय गॉड, साष्टांग दंडवत प्रणाम है ऐसे लोगों के चरणों में। तुम कहां से आए हो भैया, गजब लोन ले रहा है यार। डेटा के अकॉर्डिंग 70% आईफोन इंडिया में ईएमआई पे बिकता है, मालूम? ईएमआई पे 70% आईफोन। डेटा ये भी कहते हैं कि 80% इंडियन के पास कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। मतलब जिंदगी भगवान भरोसे चल रहा है और कहें हमको करोड़पति बनना है। करोड़पति तुम्हारे पास जो आ रहा है वही किस दिन निपट जाएगा, करोड़पति बनोगे तुम? बेवकूफ कहेंगे। और मजे की बात, डेटा ये भी कहता है कि जितने लोन मांगने के लिए आते हैं ना बैंक के पास, उसमें से मैक्सिमम लोगों की उम्र 18 से 30 साल के बीच है। और जो लोन मांगने के लिए आ रहे हैं, एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन नहीं मांगने आ रहे हैं, वो मांगने आ रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने वाली चीजों के लिए। कोई आईफोन के लिए लोन ले रहा है, कोई गाड़ी के लिए लोन ले रहा है, कोई घूमने के लिए लोन ले रहा है। बर्बादी को इनवाइट करना नहीं है ये, बर्बादी की गोद में जाकर के बैठना है ये, और कहेगा हमको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है। बब बेवकूफ। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आदमी
वो पैसा खर्च कर रहा है कि वो कमा रहा है। फिर से बोलता हूं, आदमी वो पैसा खर्च कर रहा है जो वो कमा रहा है, लेकिन वो भी खर्च कर दे रहा है जो वो नहीं कमा रहा है। कौन सा? लोन लेकर के। वो कमाए थोड़ी, अपना तो खत्म किया, उसमें भी नहीं चल रहा, लोन लेकर के खत्म कर रहा है। देखो बेटा, मेरी बात सुनो, जब कमाया हुआ पैसा बचाना सीख जाओगे ना, जब कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करना सीख जाओगे ना, तो कभी भी उस पैसे तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो आपने कमाया नहीं। ऐसा ही होता है। देखो, समृद्ध होने में और अमीर होने में फर्क है। आज ज्यादातर लोग अमीरी की होड़ में हैं। और अमीरी की होड़ क्यों? किसी का गाड़ी, किसी का बंगला, किसी का आईफोन, किसी का लाइफस्टाइल देख करके हमको भी इसके जैसा बनना है, उसने जितना खर्च किया है हमको भी इतना खर्च करना है। खर्च करने वाले माइंडसेट रहेगी तो कभी अमीर तुम टिक नहीं सकते, जैसा हमने शुरुआत में बात करा। समृद्धि की ओर दौड़ो। आपसे अगर मैं ये कहूं कि आपके शहर में 10 अमीर लोग मुझे निकाल के दिखाओ, निकाल के दे दोगे तुरंत। ये देखो, ये भी अमीर, ये भी अमीर, ये भी अमीर, इसके पास BMW, इसके पास फेरारी, इसके पास मर्सिडीज। लेकिन मैं कहूंगा 10 समृद्ध लोग निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल के दे पाओगे आप ही के शहर में। क्योंकि समृद्धि संपत्ति से आती है और संपत्ति दिखती नहीं है, संपत्ति छिपी रहती है। वो चौकीदार रोनाल्डो, वो क्या नाम लिया मैंने उसका, क्या नाम था भैया, मैं भी भूल गया, रोनाल्ड रीड, दिखा थोड़ी चौकीदार। समाज में से कितने लोग घूमेंगे, आपको भैया भैया करेंगे, भैया कैसे हैं, सब ठीक है, हाथ जोड़े रहेंगे। पता चला 10 प्रॉपर्टी खरीद के बैठा है, आपको लोन दे देगा उल्टा वो। लेकिन आपने तो होंडा सिटी, आईफोन, जगमग, एडिडास, पुमा सब कर रखा है, लेकिन बैंक तो खाली है ना आपका। मुझे लग रहा है आप ही की बात कर रहा हूं मैं, आप जो देख रहे हो हैं, आप ही की बात कर रहे हैं क्या? जरा लिख के बताइए तो। ऐसा बोलो सर, आप तो हमारी ही बात कर रहे हो, ऐसे लिख के बताओ अगर आप ही की बात कर रहे हो तो। समृद्धि दिखती नहीं है, संपत्ति दिखती नहीं है। अगर कुछ बनना है तो समृद्ध बनो ना, संपत्ति वाला बनो ना। अमीरी का क्या फायदा, आज है कल नहीं है। नहीं, क्योंकि तुम्हारा इंस्पिरेशन भी तो अमीरों से है, वो खर्चे करने वालों से है। समृद्ध लोगों से तो इंस्पिरेशन है नहीं आपका, उनसे तो इंस्पायर हुए नहीं ना आपको, वो दिखता ही नहीं है। देखो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी समझो दोस्त। समंदर में शीप 50,000 अंडे हर साल देता है, और कहते हैं कि अगर वो सारे अंडे सरवाइव कर जाते हैं ना, सारे अंडों से वो शीप निकल जाता, तो कुछ ही साल में समंदर भर जाता। लेकिन युगों युगों से समंदर आज तक भरा क्या? इसका मतलब ये है कि सारे अंडे से शीप निकलता नहीं है, आधे कई तो 90% तो मर जाते हैं। यानी कि जो मजबूत है, जो फिट है, वही सरवाइव करेगा, बाकी का तो खेल। पैसा लिमिटेड है दुनिया में, अनलिमिटेड नहीं है। हर किसी के पास लक्ष्मी नहीं जाने वाली, और कईयों के पास तो जाएगी और जाकर के निकल लेगी। लक्ष्मी को टिकाना है ना हमके पास, अपने पास समृद्ध बनना पड़ेगा सर। महाराणा प्रताप युद्ध में 70 किलो का भाला लेके चलते थे एक हाथ पे, और आज के टाइम में 70 किलो का भाला किसी को दे दिया जाए, 4 आदमी लगेगा संभालने के लिए। एक कहानी सुनाता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। एक राजा अपने डरपोक बेटे को लेकर ऋषि के पास गया, तो ऋषि को बताया कि मेरा बेटा बड़ा डरपोक है, इसको जरा ठीक कर दीजिए महाराज। तो ऋषि ने बोला ठीक है, इसको छोड़ जाओ, देख लेंगे इसका क्या करना है, निपटा देंगे इसको, मतलब मजबूत बना देंगे। तो ऋषि ने उसको लेकर के रेगिस्तान की तरफ गए। वो वहां पर उन्होंने देखा है कि एक बाज अपने छोटे से बच्चे को ऐसा पंख पकड़ करके एकदम बादलों की तरफ ले जा रहा था, ऊपर 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 ऊपर, और वहां ले जाकर छोड़ दे। और वो फड़फड़ाता, वो बच्चा फड़फड़ नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। वो ऋषि देख रहे हैं, अरे तो क्या, पूछा महाराज ये क्या कर रहा है, तो मर जाएगा वो। बोला अभी देखो तुम तमाशा। जैसे वो जमीन की तरफ गिरने वाला था, उसका बच्चा पीछे से उसकी माँ बाज आती है, उसको पकड़ करके थम लेती है और वापस बादलों के पास वापस छोड़ देती है। यही सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक वो छोटा बच्चा अपने से उड़ने ना लग जाए। ये देख करके वो छोटा राजकुमार, उसकी बुद्धि खुली। उसने पूछा महाराज ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ये बाज। तब ऋषि ने बताया कि देखो, इस बाज को अगर
ये नहीं करेगी ना, इस छोटे बच्चे को अगर बाज इस तरीके से नहीं करेगी तो ये कभी उड़ना नहीं सीखेगा। और जब तक ये उड़ना नहीं सीखेगा ना, दूसरे जानवर, दूसरे पक्षी इसको मार देंगे। तो इसकी मां इसको मजबूत बनाने के लिए ये कर रही है। मजबूत बनाने का और कोई तरीका नहीं है। फिर ऋषि ने एक पेड़ के पास लेके गया जहां पे उस छोटे से बाज का घोंसला था। उसने दिखाया, बेटो देखो ये घोंसला है, पेड़ के चारों तरफ फूल है, लेकिन घोंसले के अंदर कुछ कांटे रखे हुए हैं। क्यों? ये कांटे उसकी मां ने रखा है। क्यों? क्योंकि अगर ये फूलों के बीच रहेगा तो ये कोमल हो जाएगा बाज, कांटों के बीच रहेगा तो मजबूत बनेगा। तब उस छोटे बच्चे की राजकुमार की बुद्धि खुली। समझाना ये चाह रहा हूं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो ताकतवर है, जो फिट है, जो योग्य है, वो रहेगा, बाकी मरेंगे, बाकी मरेंगे। मन, शरीर, इन दोनों का जरा संबंध समझो सर। शरीर मजबूत होने के लिए ना, शरीर का चंचल